हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम जो MMPC 05 जो हमारा सब्जेक्ट है जिसका नेम है क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजरियल एप्लीकेशन, उनके हम चैप्टर वाइज जो चैप्टर्स हैं उनको हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं डिस्कस करूँगी इसका जो यूनिट नंबर 1 है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका यूनिट नंबर 1 है, जो आपका ब्लॉक नंबर 1 है जिसका नेम है डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, उसका मैं फर्स्ट चैप्टर आज डिस्कस करने जा रही हूँ जिसका नेम है कलेक्शन ऑफ डेटा। ओके, सो इस चैप्टर को आज मैं डिस्कस करूँगी ताकि आपके एग्ज़ाम्स जो होंगे उनमें आपकी हेल्प हो जाए। ओके, हम चैप्टर वाइज लेके चलेंगे। ओके, तो ये देखिए आपका यह यूनिट नंबर 1 जिसका नेम है कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा हम यूज़ करते हैं, ठीक है। डेटा हम क्यों यूज़ करते हैं? डेटा हम यूज़ करते हैं किसी भी डिसीज़न तक पहुंचने के लिए। मान लो अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में पता करना है तो उससे पहले हम उसका डेटा कलेक्ट करेंगे। हम जब उसका डेटा कलेक्ट करेंगे तभी ना हम उसके रिज़ल्ट तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो डेटा यूज़ करते हैं हम किसी भी डिसीज़न तक पहुंचने के लिए, और इससे हमें पता चलता है कि इसकी सिचुएशन क्या है, ठीक है। जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसी से हमें डेटा की सिचुएशन पता चलती है। इसका नेम ही है चैप्टर का डेटा ऑफ कलेक्शन, मतलब डेटा को कलेक्ट करना। ओके, तो अभी देखिए मैं इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ। इसके स्ट्रक्चर में है, पहले है इंट्रोडक्शन में है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, ठीक है। ये डेटा के 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। तो जो डेटा हम खुद से इन्वेस्टिगेट करके निकालते हैं ना, तो उससे हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा जो हमने खुद से कलेक्ट नहीं किया बट फिर भी हम उसको यूज़ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। ओके, उसके बाद हम देखेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, एंड उसके बाद देखेंगे डिज़ाइनिंग अ क्वेश्चनरीज, फिर प्री टेस्टिंग द क्वेश्चनरीज, फिर हम देखेंगे एडिटिंग प्राइमरी डेटा, एंड उसके बाद हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, फिर हम उसके बाद देखेंगे प्रिकॉशंस इन यूजेस ऑफ सेकेंडरी डेटा, देन उसके बाद लास्ट में देखेंगे सेंसस एंड सैम्पल मेथड। ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में है टू मेक अ डिसीजन इन एनी बिजनेस सिचुएशन यू नीड अ डेटा, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो आपको सबसे पहले उसका जो डेटा है उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, यही इसमें बताया। और यहाँ पे देखना, देयरफॉर डेटा कलेक्शन इज़ अ वेरी बेसिक एक्टिविटी इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ के बारे में डिसीजन लेना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसका डेटा कलेक्ट करना होगा, तभी फर्दर आप डिसाइड कर पाओगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ये है आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। डेटा यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल स्टडी इन टर्म्स आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी डिपेंडिंग अपॉन वेदर it was collected specifically for studying in the question or for some other purpose। ओके, अभी मैं बताती हूँ, मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बारे में पहले ही बताया कि जो डेटा हम खुद से इन्वेस्टिगेट करके निकालते हैं उसे हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा, एंड जो हम खुद से नहीं निकालते, जो किसी और के द्वारा निकाला हुआ होता है, बस हम उसको अपने हिसाब से यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए, व्हेन द डेटा यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल स्टडी वाज कलेक्टेड अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ अ इन्वेस्टिगेशन एंड सच टाइप ऑफ डेटा इज रेफर्ड एज प्राइमरी डेटा। जो हमने खुद से अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेट किया है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। एंड व्हेन द डेटा वाज नॉट कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेटर के द्वारा कलेक्ट नहीं किया गया, ठीक है, बट इज़ डिवाइड फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो अदर सोर्सेज से इन्वेस्टिगेट करके निकाला गया है, एंड देन सच ए डेटा इज़ रेफर्ड टू सेकेंडरी डेटा, बट जिसको हम फिर भी हम अपने हिसाब से यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। ओके, द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा इज़ ओनली इन द टर्म्स ऑफ डिग्री। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। एंड इससे पहले आपको समझ आ चुका होगा कि प्राइमरी डेटा किसे बोलते हैं और सेकेंडरी डेटा किसे बोलते हैं। ओके, अभी हम देखते हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। तो देखिए, प्राइमरी डेटा में आइदर बी कलेक्टेड थ्रू द ऑब्जर्वेशन मेथड एंड थ्रू द क्वेश्चनरीज मेथड। ओके, तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए 2 मेथड होते हैं, एक होता है ऑब्जर्वेशन मेथड और एक होता है क्वेश्चनरीज मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड जो होता है उसमें हम क्वेश्चन पुट नहीं करते हैं, और जो क्वेश्चनरीज मेथड होता है उसमें हम क्वेश्चन पुट करके
डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मीनिंग जैसे कि आप देखो किसी भी आप मॉल में गए हो और अगर आपको किसी भी डेटा कलेक्ट करना है, अगर आपको ऑब्जर्व करना है, मान लो अगर आपको किसी भी ऑयल का जैसे ऑयल के बारे में देखना है कि जो पीपल हैं सबसे ज़्यादा ऑयल जो होता है कौन सा यूज़ करते हैं, कौन सा ऑयल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो मान लो अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो आप किसी भी मॉल में जाओगे और ऑयल वाला जो सेक्शन होता है वहाँ पे जाके आप खड़े हो जाओगे और किसी से कुछ पूछोगे नहीं, सिंपली वहाँ पे जाके आप खड़े हो जाओगे और ऑब्जर्व करोगे कि भी जो भी कंज्यूमर या फिर जो भी कस्टमर आ रहा है वो कौन से ऑयल को ज़्यादा प्रेफरेंस ले रहा है या फिर कौन से ऑयल को ज़्यादा मतलब यूज़ कर रहा है, कौन से ऑयल को लेके जा रहा है। तो उससे क्या होगा ना, उससे आप उस पर्सन से जाके क्वेश्चन पुट नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको डेटा मिल रहा है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि कौन सा ऑयल ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। और क्वेश्चनर्स मेथड में होता है कि आपको ना डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आप क्वेश्चन पुट कर रहे हो उनसे, तो क्वेश्चन पुट करने के बाद आपको उनसे डेटा मिल रहा है। ओके, सो देखिए, इन द ऑब्जर्वेशन द इन्वेस्टिगेशन आस्क नो क्वेश्चन बट इज सिंपली ऑब्जर्व and the phenomena under consideration and record the necessary data। तो इसमें यही होता है ऑब्जर्वेशन मेथड में कि इन्वेस्टिगेटर किसी से कोई क्वेश्चन नहीं करता है, सिंपली एक जगह खड़ा होकर ऑब्जर्व करता है और उससे उसको उसका डेटा मिलता है। ओके, and the observation method it may be difficult to produce accurate data and physical difficulties on the part of the observer may result in error। ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है वो एक्यूरेट नहीं होता। ओके, सो इतना रिलायबल नहीं होता ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, कभी कभी हम ऑब्जर्व करने में भी गलती कर सकते हैं। तो उसके बाद होता है क्वेश्चनरीज मेथड। सो क्वेश्चनरीज मेथड में बी कंडक्टिंग थ्रू पर्सनल इंटरव्यू बाय मेल एंड टेलीफोन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड के अगर आप कंपेयर करोगे तो क्वेश्चनरीज मेथड जो होता है वो ज़्यादा रिलायबल होता है, एक्यूरेट होता है। तो ये देखिए, पहले होता है क्वेश्चनरीज मेथड में हम क्वेश्चन पुट करते हैं, तो उसमें फर्स्ट होता है पर्सनल इंटरव्यू। सो इन दिस मेथड द इंटरव्यू सिट फेस टू फेस विद द रिस्पोंडेंट एंड रिकॉर्ड द रिस्पॉन्सेज। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, दो पर्सन आमने सामने बैठे रहते हैं और वो आपस में क्वेश्चन पुट करते हैं। ठीक है, जो इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू से क्वेश्चन पुट करता है और उस हिसाब से उसको जो भी डेटा चाहिए होता है वो उससे कलेक्ट करता है। So in this method the information is likely to be more accurate and reliable because the interview can clear up doubt and cross check the respondent। ठीक है, ये जो मेथड होता है ज़्यादा मोर एक्यूरेट होता है और रिलायबल होता है और आपस में अगर इंटरव्यूअर को आपस में कोई भी जैसे डाउट होता है तो दोनों आपस में बैठ कर उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, और दिस मेथड इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड कैन बी वेरी कॉस्टली। ठीक है, बट ये जो मेथड होता है ये टाइम कंज्यूमिंग होता है और वेरी कॉस्टली भी होता है इफ़ द नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट इज़ लार्ज एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो ये था आपका पर्सनल इंटरव्यू। उसके बाद है आपका मेल क्वेश्चनरीज। सो इन दिस मेथड अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चनरीज, ठीक है, ए प्रिपेयर एंड मेल टू द रिस्पोंडेंट। तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चनरीज हम किसे बोलते हैं, सो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड अ क्वेश्चनरीज। तो इसमें क्या होता है ना, हम एक क्वेश्चनरीज ऐसे लिस्ट तैयार करते हैं जिसमें हम अपने क्वेश्चंस लिखते हैं और वो हम मेल करते हैं जिससे हमें डेटा कलेक्ट करना होता है। ओके, सो दिस मेथड कैन बी ईजिली अडोप्टेड वेयर द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इज़ वेरी वास्ट एंड रिस्पोंडेंट आर स्प्रेड ओवर अ वाइज जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, बट दिस मेथड कैन बी अडोप्टेड ओनली वेयर द रिस्पोंडेंट आर लिटरेट एंड कैन अंडरस्टैंड रिटन क्वेश्चन एंड अंडर डेम। सो जो मेल क्वेश्चनरीज वाला ये जो मेथड है ना, ये मेथड वहीं पे पॉसिबल है जहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं। अगर आप जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप उनको मेल करके थोड़ी ना क्वेश्चन पुट कर सकते हो। तो ये इसमें मेल क्वेश्चनरीज में आपको डेटा वही लोग दे सकते हैं जो लिटरेट है, जिनको मेल का मीनिंग पता है, जो मेल आपका पढ़ सकते हैं, जो आपको रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ओके, सो जहाँ पे लोग इलिटरेट हैं वो आपको इस वाले मेथड में सूटेबल नहीं होगा। तो उसके बाद है आपका जो है टेलीफोन। तो इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेशन आस्क द रिलेवेंट क्वेश्चन फॉर द रिस्पोंडेंट ओवर द टेलीफोन। ओके, एंड दिस मेथड इज़ लेस एक्सपेंसिव बट इट हैज़ लिमिटेड एप्लीकेशन सिंस ओनली दोज रिस्पोंडेंट कैन बी इंटरव्यू who have telephone, moreover very few question can be asked in a telephone। ठीक है, तो ये लेस एक्सपेंसिव होता है और ठीक है, और द क्वेश्चनरीज मेथड इज़ वेरी इफिशिएंट एंड द फास्ट मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा। जो क्वेश्चनरीज मेथड होता है ना, ये वेरी इफिशिएंट होता है डेटा को कलेक्ट करने में। ओके, उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी है, ये आपको कर लेना है। अगर आप इनको करोगे तो आपका जो भी मैंने पढ़ा है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा।
उसके बाद देखिए ये है ए सर्वे डिज़ाइन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, जिसमें कि हम पढ़ेंगे डिज़ाइनिंग अ क्वेश्चनरीज, जो हम क्वेश्चनरीज को जिस सेट ऑफ क्वेश्चन होता है उसको हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे प्री टेस्टिंग अ क्वेश्चनरीज, ठीक है, कि हमें प्री टेस्टिंग करना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे एडिटिंग द प्राइमरी डेटा। ओके, सो अभी हम देखते हैं डिज़ाइनिंग ऑफ क्वेश्चनरीज, ठीक है। तो उसमें देखिए सबसे पहले है आपका कवरिंग लेटर। सो एवरी क्वेश्चनरीज शुड बी कंटेन अ कवरिंग लेटर, ठीक है। आप जो भी क्वेश्चनरीज जो बनाओगे, सेट ऑफ डेटा, सेट ऑफ क्वेश्चन आप जो भी बनाओगे उसमें सबसे पहले आपको कवरिंग लेटर होना चाहिए, क्योंकि आप जिस भी टॉपिक से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो टॉपिक आपको मेंशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक बुक होती है उसके बाहर उसका सब्जेक्ट नेम लिखा रहता है, तो बाहर का जो कवर होता है उससे हमें पढ़ के पता चलता है कि अंदर क्या है। तो जो भी इंसान आपको डेटा देगा तो उससे पहले वो जानना चाहेगा कि आप किस चीज़ के लिए आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। तो जो कवरिंग लेटर होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी एंड क्वेश्चन इज डिजाइन शुड बी सच द रिस्पोंडेंट डिराइव्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन थ्रू द इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी पीपल आपको डेटा दे रहा है उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। उसको डेटा देने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद है आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी केप्ट इन द मिनिमम, ठीक है। आपको कम से कम क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। दी फ्यूअर द क्वेश्चन द ग्रेटर द चांसेस ऑफ गेटिंग अ बेटर रिस्पॉन्स एंड हैविंग ऑल द क्वेश्चन आंसर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या आपको कम से कम क्वेश्चन पूछने हैं। अगर आप कम से कम क्वेश्चन पूछोगे तो लोग आपको डेटा देंगे, और अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन पूछोगे तो अदरवाइज द रिस्पोंडेंट में फील डिसइंटरेस्ट एंड प्रोवाइड इनएक्यूरेट आंसर, ठीक है। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन पूछोगे तो उससे क्या होगा ना, जो रिस्पोंडेंट होगा वो इंटरेस्ट नहीं होगा उसको उस चीज़ में, और आपको जो डेटा है वो अच्छे से नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो आपको कम से कम क्वेश्चन आपको रखने हैं। तो यहाँ पे इसमें बोला है कि द टाइम एंड रिसोर्सेज अवेलेबल, इसमें आपको बोला है एज आ रफ इंडिकेशन द नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी बिटवीन 15 to 40, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपको होने चाहिए। इन द केस ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन इज मोर देन 25 एंड इट इज़ डिजायरेबल द क्वेश्चन इज बी डिविडेड इनटू वेरियस पार्ट टू इंश्योर क्लैरिटी, ठीक है। आपको 25 क्वेश्चन बहुत है, आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं रखने हैं, और मोस्टली आपको 10 to 15 क्वेश्चन भी बहुत होते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन पूछोगे तो वही मैंने बोला कि जो रिस्पोंडेंट होगा वो उसको इंटरेस्ट नहीं होगा, ना ही वो आपको रिलायबल डेटा दे पाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड एम्बिगुअस, ठीक है। इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो आपका सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, ईजी होना चाहिए, ठीक है। जिससे इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, जिससे कि जो रिस्पोंडेंट है वो उसको समझ पाए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ द क्वेश्चन इज़ आर यू लिटरेट, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी के एजुकेशन के बारे में आपको पता करना है तो आप ऑप्शन वाइज ऐसे दे सकते हो, जैसे कि आप ए ऑप्शन में लिख सकते हो हाई स्कूल, बी में लिख सकते हो ग्रेजुएशन, ठीक है, सी में आप पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे लिख सकते हो। एंड कुछ इस टाइप के क्वेश्चन लिख सकते हो, जैसे कि क्वेश्चन कैन बी ऑफ येस और नो टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और ओपन एंडेड क्वेश्चन शुड बी जनरली बी अवॉइडेड, ठीक है। आपको एकदम से कोई भी ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछना है। उसके बाद है आपका क्वेश्चंस ऑफ सेंसिटिव और पर्सनल नेचर शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। जो भी कोई पर्सनल नेचर, जो कि आपका सेंसिटिव नेचर का जो क्वेश्चन है और जो कि पर्सनल नेचर का, उसको आपको अवॉइड करना है। जैसे कि द क्वेश्चन शुड नॉट बी सच आ वुड रिक्वायर द रिस्पोंडेंट टू डिस्क्लोज एनी प्राइवेट, पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल नेचर, ठीक है। फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन रिलेटेड टू सेल्स, प्रॉफिट, मटेरियल, हैप्पीनेस, ठीक है, शुड बी अवॉइडेड एज फॉर एज पॉसिबल, ठीक है। आपको जो भी कोई क्वेश्चन है जैसे सेंसिटिव नेचर का या फिर पर्सनल नेचर का, उस क्वेश्चन को आपको अवॉइड करना है। उसके बाद है आपका आंसर टू क्वेश्चन शुड बी रिक्वायर्ड कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपको पुट नहीं करना, क्योंकि जो डेटा आपको देगा, जो रिस्पोंडेंट आपको डेटा देगा, वो थोड़ी ना आपके पास कैलकुलेटर लेके बैठेगा, ठीक है। तो जो कैलकुलेटर टाइप डेटा जो है आपको पुट नहीं करना है। द क्वेश्चन शुड बी फ्रेम इन सच अ वे दैट देयर आंसर डू नॉट रिक्वायर एनी कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन बेस्ड कोई क्वेश्चन आपको पुट नहीं करना है।
और लॉजिकल अरेंजमेंट, द क्वेश्चन शुड बी लॉजिकल अरेंजमेंट सो दैट देयर इज कंटिन्यूटी ऑफ रिस्पोंडेंट एंड द रिस्पोंडेंट डज नॉट फील द नीड टू रेफर बैक टू प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, आपको लॉजिकल अरेंज में उन क्वेश्चंस को अरेंज करना होता है। ठीक है, ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि आपको जो रिस्पोंडेंट है उसका कोई क्वेश्चन देखने के लिए प्रीवियस ईयर को देखना, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस का जो क्वेश्चन है उसको देखने की जरूरत पड़े, तो आपको लॉजिकल अरेंज में उनको अरेंजमेंट करना है क्वेश्चन को, और क्रॉस चेक एंड फुट नोट्स। ठीक है, द क्वेश्चन शुड कंटेन such question which act as a cross check to the reliability of the information provided। ठीक है, आपको जो आप डेटा आपने जो बनाया, जो सेट ऑफ डेटा आपने बनाया क्वेश्चंस का, उसको आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है, या फिर आपको जो भी आपका एम्प्लॉय है तो आपको एक बार जो आपके एम्प्लॉयज़ होंगे उनसे आपको एक बार फिल करवा लेना है, ताकि आपको पता चल जाए कि उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। और उसके बाद ये देखिए, ये आपको एक ना परफॉर्मा दिया, जैसे कि आपका इग्नू का एक परफॉर्मा दिया, जिसे आप पढ़ोगे, इसको आपको पढ़ के ना इजी होगा समझने में कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको डिज़ाइन करना चाहिए। तो ये आप देख लेना। ओके, और ये कुछ एक्टिविटी दी है, या भी आप कर लेना। उसके बाद है आपका प्री टेस्टिंग द क्वेश्चनरीज। ठीक है, इसमें यही है कि वंस द क्वेश्चन हैज़ बीन डिज़ाइन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्री टेस्टिंग। अगर आपने एक बार क्वेश्चनरीज को डिज़ाइन कर लिया तो उसके बाद इम्पोर्टेंट होता है कि आप उसको एक बार खुद से प्री टेस्ट करो। एंड द प्री टेस्टिंग ऑफ अ क्वेश्चनरीज इज़ ऑल्सो नोन एज द पायलट सर्वे। ठीक है, जब हम इनको प्री टेस्टिंग करते हैं तो इसी को हम पायलट सर्वे भी बोलते हैं। एंड बिकॉज इट प्रिसीडिंग द मेन सर्वे वर्क एंड प्री टेस्टिंग अलो रेटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, इनकन्सिस्टेंस एंड रिपीटेशन। ठीक है, और अगर देखो, अगर आप प्री टेस्टिंग करोगे, अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस लगते हैं, जैसे कि ठीक है, अगर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आती है तो आप उसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, उसको अगर कोई क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है तो उसको आप ठीक कर सकते हो। तो क्वेश्चन से एक बार डिज़ाइन होने के बाद आपको खुद से एक बार प्री टेस्ट करना है। और if time and resources permit, a second pre-testing can be also done to ensure greater reliability of result and proper testing, revising and retesting would yielding high dividend। ठीक है, तो आपको एक बार प्री-टेस्टिंग कर लेना है। उसके बाद है आपका एडिटिंग प्राइमरी डेटा। ठीक है, वंस द क्वेश्चनरीज हैव बीन फिल्ड अंडर and the data collected, ठीक है, it the necessary to edit the data। Editing of data should be done to ensure completeness, consistency, accuracy and homogeneity। जब आप एक बार डेटा कलेक्ट कर लेते हो तो उसके बाद आपको अपना जो डेटा होता है उसको एडिटिंग करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि जो आपका डेटा है वो कंप्लीटनेस होना चाहिए। तो ईच क्वेश्चन शुड बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है, द रिस्पोंडेंट शुड हैव आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको जो डेटा है वो देखना चाहिए वो कंप्लीट है कि नहीं है। जो रिस्पोंडेंट है उसने आपके सभी जो क्वेश्चन है उनके आंसर दिए हैं कि नहीं दिए हैं। उसके बाद है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। क्वेश्चनरीज शुड ऑल्सो बी चेक टू सी दैट देयर आर नो कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी रिस्पॉन्स में अराइज ड्यू टू रॉन्ग आंसर फिल्ड बाय द रिस्पोंडेंट और बिकॉज ऑफ केयरलेस ऑन द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इन रिकॉर्डिंग द डेटा। ठीक है, आपको देखना है कि जो रिस्पोंडेंट है उसने कोई जो क्वेश्चन है वो उसका जो आंसर है वो गलत तो नहीं दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल द आंसर इन अ क्वेश्चन इज टू सक्सेसिव क्वेश्चन, जैसे आर यू मैरिड एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन यू हैव। ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपको पुट नहीं करना है। ठीक है, एंड जैसे कि उसके बाद है आपका एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी द क्वेश्चन शुड ऑल्सो बी चेक फॉर द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द रिस्पोंडेंट। ठीक है, एक्यूरेसी होनी चाहिए। और होमोजेनिटी इट इज़ इक्वल इम्पोर्टेंट टू चेक वेदर द क्वेश्चन हैव बीन अंडरस्टूड इन द सेम सेंस बाय ऑल द रिस्पोंडेंट। ठीक है, फॉर इंस्टेंट इफ देयर इज़ अ क्वेश्चन और इनकम इट शुड बी वेरी क्लियरली स्टेटेड एंड रेफर टू वीकली, मंथली और ईयरली इनकम। ठीक है, if it is a left ambiguous then respondent may give different response and there will be no basis for comparison because we may take some figure and which are valid for monthly income and some of annual income। ठीक है, तो होमोजेनिटी होनी चाहिए।
और उसके बाद है आपका सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो अभी तक हमने देखा प्राइमरी डेटा के बारे में कि हम प्राइमरी डेटा को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद है आपका सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा मैंने आपको पहले ही बताया क्या होता है कि सेकेंडरी डेटा वो होता है कि जब हमें डेटा चाहिए होता है वो हमने खुद से नहीं कलेक्ट किया होता, वो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया होता है, हम उससे लेते हैं और अपने हिसाब से अपनी जो रिपोर्ट होती है उसमें उसको एडिट करते हैं। ये होता है ये होता है सेकेंडरी डेटा। एंड अभी हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। So these sources of secondary data may be divided into two broad categories, publish और unpublish। ठीक है, तो जो सेकेंडरी डेटा होता है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि पब्लिश और अनपब्लिश। ओके, सो पब्लिश सोर्सेज होते हैं, दे आर द नंबर ऑफ नेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच कलेक्ट स्टैटिस्टिकल डेटा एंड पब्लिश देयर फाइंडिंग इन स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट पीरियडिकली। ठीक है, ओके, जो पब्लिश डेटा होता है ना वो ठीक है 2 टाइप्स का होता है। सोर्सेज जो पहले जो सेकेंडरी डेटा होता है वो तो 2 टाइप्स का होता है, जो कि होता है पब्लिश और अनपब्लिश। ठीक है, जो पब्लिश डेटा होता है उसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, एक तो जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उसको इकट्ठा करती है, और दूसरा होता है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उसको इकट्ठा करते हैं। जो पब्लिश डेटा होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, वो आसानी से मिल जाता है, बट जो अनपब्लिश डेटा होता है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उसको डिस्क्लोज नहीं करती, वो उसको प्रेजेंट नहीं करती है, तो जो अनपब्लिश डेटा होता है ना उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, वो बहुत मुश्किल से मिलता है। और जो पब्लिश डेटा होता है उसको हम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है। ओके, सो देखिए, देयर आर अ नंबर ऑफ नेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच कलेक्ट स्टैटिस्टिकल डेटा एंड पब्लिश देयर फाइंडिंग इन स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स। जैसे कि होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO एंड ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ओके, और जैसे कि इसमें आता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICR और द इकोनॉमिक टाइम्स एंड द फाइनेंशियल एक्सप्रेस। जो इकोनॉमिक टाइम्स है एंड द फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, इसका तो डेटा आप लोग भी बहुत जगह यूज़ करते होंगे, तो ये तो जाने माने हैं। जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस ये बहुत ही फेमस है, इसका डेटा बहुत जगह यूज़ होता है। ओके, एंड सम ऑफ द इंटरनेशनल एजेंसीज विच प्रोवाइड वैल्यूएबल स्टैटिस्टिकल ऑन अ वैरायटी ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इवेंट्स एंड यूनाइटेड नेशन। जैसे कि इंटरनेशनल में होता है यूनाइटेड नेशन UNO एंड WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि डेटा को पब्लिश करते हैं। और उसके बाद है आपका अनपब्लिश सोर्सेज। ठीक है, तो अनपब्लिश में क्या होता है कि जो ऑल स्टैटिस्टिकल डेटा नीड टू द पब्लिश। ठीक है, ये अपने डेटा को ना पब्लिश नहीं करते। इसमें होता है, इसमें आपके आते हैं जैसे कि गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ठीक है, प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन एंड सम पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, इनका जो डेटा होता है ना वो पब्लिश नहीं होता है, इनके अंदर ही रहता है। ठीक है, इनको कोई और यूज़ नहीं कर सकता। एंड दिस डेटा बेस्ड ऑन द इंटरनल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड ऑथेंटिक स्टैटिस्टिकल डेटा। ये इंटरनल डेटा होता है, ठीक है, एंड मच चीपर एज अ कम्पेयर टू प्राइमरी डेटा। ठीक है, ये सस्ता होता है वैसे प्राइमरी डेटा के हिसाब से। एंड सम एग्जाम्पल ऑफ द इंटरनल रिकॉर्ड इंक्लूड एम्प्लॉयज़, पे रोल, द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल, कैश रिसिप्ट, कैश बुक। ठीक है, इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट देयर इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैव एक्सेस इन अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये चीपर होता है प्राइमरी डेटा के मुकाबले, बट इसको आपको पाना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रिकॉशंस इन यूजेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। ठीक है, कुछ प्रिकॉशंस होना चाहिए सेकेंडरी डेटा को यूज़ करने में। तो ये देखिए, पहले है सूटेबिलिटी, उसमें सूटेबिलिटी होनी चाहिए। द इन्वेस्टिगेटर मच ईजियर द डेटा अवेलेबल इज सूटेबल फॉर द पर्पस ऑफ द इंक्वायरी ऑन हैंड। आपका जो डेटा है वो सूटेबल होना चाहिए। द सूटेबल ऑफ डेटा मे बी जज बाय कंपेयरिंग द नेचर एंड स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो डेटा वो सूटेबल होना चाहिए। उसके बाद आपका है रिलायबिलिटी, तो आपका जो डेटा है वो विश्वसनीय होना चाहिए। इट इज़ द अनमोस्ट इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन हाउ रिलायबल इज़ द डेटा फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज एंड हाउ कॉन्फिडेंटली वी यूज इट। ठीक है, रिलायबल होना चाहिए आपका डेटा, कुछ भी उसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड एडुकेसी, डेटा फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज में बी अवेलेबल बट इट
scope may be limited and therefore it may not be serve the purpose of investigation. ठीक है, एडुकेसी होनी चाहिए. And the data may cover only a part of requirement of the investigation or may permit a different time period. Okay. सो अभी ये देखिए, ये है लास्ट टॉपिक, सेंसस एंड सैम्पल मेथड. तो when secondary data is not available for the problem under study, a decision may be taken to collect primary data through organization investigation. चलो, इसको पढ़ने से अच्छा है मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ सेंसस और सैम्पल मेथड क्या होता है. ठीक है, सेंसस का मीनिंग होता है अगर आपको किसी भी चीज़ से डेटा कलेक्ट करना है ना, तो आपको वो पूरा डेटा लेना है. जैसे कि देखो, अगर आपको इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में अगर आपको पता करना है, तो आप जब पूरे ऑल ओवर इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करोगे ना, तो उसको हम बोलते हैं सेंसस. ठीक है, और सैम्पल का मीनिंग होता है जब आपने पूरी पॉपुलेशन में से कुछ पॉइंट अलग से निकाल के रख लिया, कुछ पॉइंट्स आपने उनको अलग कर लिए, तो उसको हम बोलते हैं सैम्पल. ठीक है, जैसे कि देखो, सेंसस इज़ द कलेक्शन ऑफ ईच एंड एवरी आइटम इन द गिवन पॉपुलेशन और यूनिवर्स. इसमें हम हर यूनिट को कवर करते हैं सेंसस में. मान लो अगर आपने पॉपुलेशन का डेटा लेना है, तो आप उसमें क्या करोगे, आप उसमें पूरी पॉपुलेशन को, ईच एंड एवरी आइटम को कवर करोगे, और उसी पॉपुलेशन में से जब हम कुछ पॉइंट्स को, कुछ अलग से डेटा को अलग से निकाल के रख लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सैम्पल. ठीक है, सैम्पल इज़ एनी ग्रुप ऑफ मेजरमेंट सेलेक्टिंग फ्रॉम अ पॉपुलेशन. ठीक है, अगर हम उसी में से कुछ डेटा को अलग से निकाल लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सैम्पल. ओके, सो उसके बाद है आपका, ये आप पढ़ लेना, और उसके बाद है समरी, ये भी आप पढ़ लेना. सो गाइस, आज मैंने डिस्कस किया MMPC 05 का फर्स्ट चैप्टर, जो कि था कलेक्शन ऑफ डेटा. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. ठीक है, और मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस चैप्टर को समझाने की कोशिश की है. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी जो मेहनत है, थोड़ा बहुत जो मैंने समझाया है, आपको ये समझ में आया है कि नहीं आया है. ओके, और जो मेरे ये जो आपका जो ये सब्जेक्ट है, ये जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, अगर आपको इनके मेरे जो कुछ लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर आपको वो चाहिए, और मेरी वीडियो से रिलेटेड जितने भी नोट्स होते हैं, जितना भी मेरा PDF होता है, अगर आपको वो चाहिए, सो यू कैन पिन मी ऑन द माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. आपको सिंपली जाके मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है, और मेरे जितने भी नोट्स होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं. आपको सिंपली मुझे जाके ज्वाइन कर लेना है, और वहाँ पे मैं अपनी PDF जो होती है, जो नोट्स होते हैं, वो पोस्ट कर देती हूँ. वहाँ से आपको डाउनलोड करना है और अपना जो स्टडी होता है वो स्टार्ट कर देना है. ओके, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके साथ आप उनको शेयर कीजिएगा. ठीक है, ताकि जितने भी जो कैंडिडेट हैं उनकी जो हेल्प हो जाए, बिकॉज़ ये जो सब्जेक्ट है ये सबको थोड़ा हार्ड लगता है. और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो साथ में ना बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, सो यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो. ओके, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है ना, तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बिकॉज़ जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है ना, वो बांटने से बढ़ता है. अगर आप बांटोगे ना, तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही. सो लाइक करना, शेयर करना, एंड कुछ भी डाउट होना तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना. मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.